नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम है। बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें एक सीट बरहेट, जो कि झारखंड की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। बता दें आपको कि बीजेपी ने बरहेट से गमालियन हेब्रम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि टुंडी से विकास महतो को टिकट दिया है। झारखंड की सबसे हॉट सीट में शुमार बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उम्मीदवार हैं और लगातार बता दें आपको 2014 से चुनाव जीत रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ये सीट जेएमएम के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है। बरहेट विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और इस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। बरहेट सीट से बीजेपी उम्मीदवार गमालियन हेब्रम टीचर की नौकरी छोड़कर करीब 5 साल पहले राजनीति में सक्रिय हुए थे। 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियन हेब्रम आजसू पार्टी के टिकट पर सरकारी नौकरी छोड़कर चुनावी अखाड़े में उतरे थे और बता दें आपको कि चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उन्हें महज 2573 वोट मिले थे और इस सीट से हेमंत सोरेन की जीत हासिल हेमंत ने की थी। बता दें आपको कि झारखंड के चुनाव में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन काफी कम रहा है। वही माना यह भी जा रहा है कि ये वही सीटें हैं इस बार सत्ता का रुख जो तय करने वाली है। झारखंड की राजनीति को लेकर एक चीज कॉमन रही है कि यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है और जब से इस राज्य का गठन हुआ है इस स्थिति ये जस की तस बनी हुई है। अब जिन राज्यों में कम सीटें रहती है और मुकाबला भी कड़ा होता है वहां पर कम मार्जिन वाली सीटें ही हार जीत की वजह बनती है और यही सीटें तय करती है। पिछली बार झारखंड की 9 ऐसी सीटें रही हैं जहां पर कम मार्जिन था और बीजेपी का पलड़ा भारी रहा उस पर। और बता दें आपको कि जिन 9 सीटों पर जीत का अंतर कम रहा है वो देवघर, गोड्डा, कोडरमा, मांडू, बाघमारा, जरमुंडी, सिमडेगा, नाला और जामा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर 5 सीटें जीती थी और जेएमएम और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीटें गई थी। बता दें आपको कि बड़ी बात यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी विधानसभा की 9 में से 8 सीटों पर आगे रही है और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन को अपनी रणनीति पर काम करना पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन सीटों पर औसत जीत का मार्जिन सिर्फ 2349 वोट रहा है और वहां पर भी सिमडेगा में तो हार जीत का फैसला 285 वोटों से हुआ। वहीं उन 9 सीटों में 4 सीटें ऐसी भी है सामने आई है जहां पर बीजेपी दूसरे पायदान पर रही है। अगर थोड़ा और समीकरण बदलता तो बीजेपी भी जीत दर्ज कर सकती थी। 2019 के चुनाव में 14 ऐसी सीटें भी सामने आई जहां पर जीत का अंतर 5000 वोटों से कम था। यहां पर जेएमएम ने 5 सीटें जीती थी, कांग्रेस के खाते में भी 3 गई थी। बीजेपी को सिर्फ 5 मिल पाई और वो सत्ता से दूर हो गई। ऐसे में इन 9 सीटों पर जो पार्टी कब्जा करेगी उसका ही सत्ता पर कब्जा होगा, ये तय माना जा रहा है। तो झारखंड का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। क्या जेएमएम बचा पाएगी अपना गढ़, ये बड़ा सवाल है। झारखंड की चुनावी जंग में 9 सीटें बेहद अहम मानी जा रही। क्या ये 9 सीटें जिसके पाले में जाएगी, कहा जाता है कि सरकार उसी की बनती है। कम मार्जिन वाली ये 9 सीटें हैं जो हार और जीत का फॉर्मूला तय करेगी। ये तय करेगी कि कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। ये जो कम मार्जिन वाली 9 सीटें हैं इस पर जिसका कब्जा होगा सत्ता उसी की होगी, ऐसा कहा जाता है। दरअसल आपको बता दें कि बहुत ही कम सीटों पर ऐसा हुआ था कि बहुत ही कम मतलब तकरीबन 9 सीटें जिस पर मार्जिन बहुत कम रहा था वो झारखंड में जीत और हार जो है उसने तय की थी। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो मुकाबला है बेहद कड़ा और बड़ा माना जा रहा है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका।
और डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेएमएम की। बहुत स्वागत है नीलम जी आपका भी। नीलम जी, बरहेट विधानसभा सीट जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट मानी जा रही है, और इस सीट पर खुद जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। लगता है कि मुकाबला कड़ा और बड़ा है, खासतौर पर इस सीट पर। जी बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से जोहार करना चाहूंगी। और मैं आपको बता दूं कि इस बार का चुनाव वाकई बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि अभी आप जैसे बता रही थी पिछले चुनाव में कितने सीट का कितने नंबर से मार्जिन था, और इस बार का जो माहौल है बिल्कुल अलग है। इसलिए क्योंकि पिछले बार यहाँ पे भाजपा भाजपा सत्ता में थी, भाजपा रूलिंग पार्टी थी। यहाँ पे रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और पूरी ताकत भाजपा की यहाँ लगी हुई थी, खासकर केंद्र की सारी शक्तियां यहाँ पर आई हुई थी। उसके बावजूद हम लोगों ने भाजपा को उखाड़ फेंकने में यहाँ पे कामयाब हुए थे, और इसमें झारखंड की जनता पूरी तरह से अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस तानाशाही सरकार को हटाने में। लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सत्ता में माननीय हेमंत सोरेन जी काबिज है, और उनका कार्यकाल इतना महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने योजनाओं की लड़ी लगाई, बावजूद इसके कि जब भाजपा पूरी ताकत लगा दी थी यहाँ की सरकार को हटाने में, यहाँ की सरकार को गिराने में, 5 बार उन्होंने प्रयास किया यहाँ सरकार कैसे गिराया जाए, फिर से यहाँ पे कैसे भाजपा सत्ता में काबिज हो। तो ये षड्यंत्र को झेलते हुए उसके बावजूद सोच लीजिए कि इनको 6 महीने तक एक निर्दोष मुख्यमंत्री को जेल में इन लोगों ने बंद करके रखा, क्योंकि इनके काम से भाजपा घबराई हुई। तो कारण यही है कि जमीनी स्तर से जुड़ के जिस प्रकार से योजनाओं की झड़ी लगाई गई है, और छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग तक का जो सुविधा दिया गया है, किसानों को जो लाभ पहुंचाया गया है, मजदूरों को जो लाभ पहुंचाया गया है, मैया सम्मान योजना के माध्यम से, आवास के माध्यम से लोग काफी खुश है, उत्साहित है, और उत्साहित भी है कि इस बार पुनः हेमंत सोरेन जी को नीलम जी मैं लौट बनाना है। ठीक है प्रदीप सिन्हा जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, मैं खास तौर पे देखिए इस सीट की बात करती हूँ, फिर उन तमाम आरोपों पर भी आएंगे जिसका जिक्र अभी नीलम जी कर रही थी। जो बरहेट विधानसभा सीट है, इस पर गमालियान हेब्रम जो कि आजसू पार्टी की टिकट से सरकारी नौकरी छोड़कर आए थे चुनावी अखाड़े में। अब सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं लगता है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प है, या कुछ इसमें देखा जा सकता है। ये तो कह रहे हैं कि पहले तो जो जमानत है वो जब्त हो गई थी, अब भी हालात वैसे की वैसे ही होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पीछे संगठन की शक्ति होती है। और आपको याद दिलाऊं मैं कि जब तमाड़ में राजा पीटर शिबू सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो वो भी एक गुमनाम चेहरा थे, बहुत उनको लोग नहीं जानते थे। फिर लोगों ने कयास लगाना शुरू किया कि शिबू सोरेन जैसे शख्सियत के सामने ये क्या टिक पाएगा। आपने देखा होगा किस तरह से शिबू सोरेन उस चुनाव में पराजित हुए थे। तो लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी राजनीति के मैदान में वैसे लोग भी जो कम जाने जाते हैं या फिर उनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है, उनको कमतर आंकना मैं समझता हूँ कि भारी भूल होगी। और जब हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, पूरी शक्ति के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, और हमारे नेताओं की ताकत लगेगी, तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मुकाबला रोचक होगा, बल्कि कड़ी टक्कर भी देंगे, निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। और हेमंत सोरेन को कम से कम जो लोग इस मुगालते में हैं कि ये गैब्रियल नाम के किस प्रत्याशी को हमारे खिलाफ लाया, और अगर उनको लग रहा हो कि आसान राह है उनके लिए, तो ये बहुत आसान नहीं होगा, कठिन राह बना देंगे उनके लिए हम। और विगत 5 वर्षों में जो सरकार की विफलताएं हैं, अभी तो बहुत सारी लंबी चौड़ी योजनाएं गिना रही थी कि ऐसा किया वैसा किया, कुल जमा इनके खाते में एक योजना है जिसको लेकर ये मैया सम्मान योजना के नाम पर लोगों के बीच जा रहे हैं। और पैसा देने की बात कर रहे हैं कि भाई हमने तो आपके खाते में 1000 रुपए भेजना शुरू कर दिया। लेकिन उनसे प्रश्न ये करना चाहते हैं कि अगर महिला सशक्तिकरण या आर्थिक सशक्तिकरण आपका कोई विचार था, तो इसको पहले महीने से चालू की जा सकती थी जब आप सरकार में आए थे। लेकिन चुनाव से ठीक 3 महीने पहले करना। चलिए, ये तो योजना की बात हो गई। ये कह रहे जबरदस्ती बिना किसी मसले के हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेज देगा, ये भी नेगेटिव जाएगा भारतीय जनता पार्टी के। जी जवाब देता हूँ। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि बेवजह उनको जेल नहीं भेजा गया,
अभी हाईकोर्ट से उनको बेल मिला है, इससे बरी नहीं किया गया है। लेकिन ये लोग इस तरह से उस पूरे प्रकरण को जनता के सामने ले जाने की कोशिश करते हैं कि मानो हेमंत सोरेन उस केस से बरी हो गए। आपको भी याद होगा जब संथाल परगना में खनिज संपदाओं की लूट हो रही थी, तो जो इनके मित्र हैं और विधायक प्रतिनिधि थे हेमंत सोरेन के, पंकज मिश्रा, अभी कोई 1 सप्ताह पहले जेल से उनकी रिहाई हुई है। और कई अधिकारी, इस राज्य के जो बड़े अधिकारी रहे, वो भी आज जेल के शिक्षों के पीछे हैं। जमीन लूट के जो मामले हुए, उसमें तत्कालीन जो दक्षिण छोटा नागपुर के आयुक्त हुआ करते थे, उन्होंने फाइल में बाकायदे लिख के भेजा था मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का अनुशंसा लेना आवश्यक था अधिकारियों पर कार्रवाई से पहले। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि कुछ अधिकारी जमीन के मामले में हेरफेर कर रहे हैं और किसी बड़े घोटाले का अंदेशा है, लेकिन मुख्यमंत्री उस फाइल पर 6 महीने तक कोई फैसला नहीं करते हैं। तो इससे संदेश क्या जाता है कि वो बचाना चाहते थे लोगों को। और आज भी मैं आपको बताऊं कि आपको भी मालूम होगा कि हाईकोर्ट से एक फैसला आया कि जो धनबाद के क्षेत्र में कोयले की लूट हो रही है, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। सरकार तुरंत पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इनके मांगे वकीलों ने पक्ष रखा और उस मामले पर अभी स्टे लगा हुआ है। ये भी कोई 1 सप्ताह पहले की बात है। तो आखिर सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं होने देती? ठीक है नीलम जी, गलत तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो मामला कोर्ट में था, कोर्ट की तरफ से ही बाकायदा तमाम चीजें हुई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहां से क्या कर दिया, और ये गलत तरीके से प्रिटेंड की जा रही है। क्या एक गलत मैसेज देने की कोशिश आप लोगों की तरफ से जनता को दिया जा रहा है? देखिए, मैं तो प्रदीप जी को समझती थी कि उम्र के हिसाब से थोड़ा सा इनका तजुर्बा ज्यादा होगा, इसलिए मैं बड़ा ध्यान से इनको सुन रही थी। लेकिन आपको पता होगा कि जिस तरह से ये अपरिपक्वता को दिखाते हुए अपने बयान को यहाँ पे रख रहे हैं, साफ स्पष्ट हो रहा है कि इनको बिल्कुल कोई किसी भी चीज की जानकारी नहीं। जहाँ तक सवाल हेमंत सोरेन जी का बेल का है, ये बार बार कहते हैं कि इन्हें मतलब केस से बरी नहीं हुए हैं, उनको बेल मिली है। तो आपको पता होगा कि पीएमएलए कोर्ट से बेल मिलना ही दुर्लभ है। और जिस तरह से कोर्ट का टिप्पणी था कि हेमंत सोरेन, जिसको एक सिटिंग मुख्यमंत्री को किस प्रकार से अरेस्ट कर करके पूरे राज्य को डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया गया था साजिश के तहत, कोर्ट ने टिप्पणी किया कि ये मुख्यमंत्री न प्रत्यक्ष रूप से और न अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले में संलिप्त है। बावजूद इसको 6 महीने तक इनको जेल में रखा गया, तो भाजपा को शर्म आनी चाहिए। और जहाँ तक केस का मामला है, ये तो कोर्ट का मामला ये तो चलता रहेगा, लेकिन पीएमएलए कोर्ट से बेल मिलना ही दुर्लभ होता है। और जहाँ तक पंकज मिश्रा का बात ये बता रहे थे, पंकज मिश्रा जी करीबन 2 साल 7 महीने तक जेल में रहे, अभी तक इन्होंने आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि साजिश के तहत एक मजबूत बुनियादी पिलर को ये लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि झारखंड में फिर से सेंधमारी करके ये सरकार बना पाए। इसलिए हमेशा देखिएगा, हमेशा ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता रहता है, लेकिन ऐसे ऐसे आरोपी को ये अपने पार्टी में आरोप तो आप लोगों पे भी लगते हैं ना कि देखिए, सत्ता का इतना लालच था कि पहले चंपई सोरेन को बनाया और जैसे ही बाहर आए बेल पे तो चंपई सोरेन को हटवा दिया, फिर अपने आप कुर्सी ले ली। तो कुर्सी की इतनी लालसा क्यों? ठीक है, चंपई सोरेन अगर इतना बेहतर काम कर रहे थे तो क्यों हटाया गया उन्हें? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये मैसेज नहीं जाएगा कि लगातार जो है मुख्यमंत्री बदले गए, पहले खुद थे, फिर चंपई सोरेन, फिर खुद आ गए, ये क्या था? अगर आपको पता होगा मैडम, आपको पता होगा कि हमारा जो चुनाव 2019 का चुनाव हुआ था, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हुआ था, और उनको मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता बनाए थे। और जब उनके साथ साजिश के तहत उनको जेल डाला गया, तो वो अपने लिफाफा में चंपई सोरेन जी का नाम अभिभावक के रूप में मुख्यमंत्री के पद के लिए वो खुद नाम अंकित करके गए थे। लेकिन जेल में रहते हुए हेमंत सोरेन जी को ये पता चल चुका था कि चंपई सोरेन जी भाजपा के ट्रैप में है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा जी खुद ये बयान दिए थे कि पिछले 6 महीने से चंपई सोरेन जी हमारे ट्रैप में हैं। और आपको क्या लगता है कि एक मुख्यमंत्री जिसको साजिश के तहत जेल के अंदर डाला गया, वो अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को बर्बाद होने के लिए छोड़ दे? वो जब जान रहे हैं कि चंपई सोरेन जी भाजपा के ट्रैप में जा चुके हैं, तो वो ऐसे ही देखते रह जाएंगे कठपुतली की तरह? ऐसा संभव नहीं है। जो मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में कोविड का मार झेला, केंद्र सरकार का पावर का मार झेला, इसके बावजूद जिस प्रकार से जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं, झारखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हर गरीब गुरबा के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने आंखों तले, अपने आंख के सामने झारखंड को बिकता बर्बाद होता नहीं देख सकते हैं, जिसके कारण ही चंपई सोरेन को हटाया गया। वो तो देखा जाएगा कि जनता किसको जिताती है और किस पर विश्वास करती है। आप लोगों को पता नहीं रहता है, जिसके कारण ही टीवी और मीडिया में अनाप शनाप बयानबाजी चलता रहता है। अगर ऐसा ही रहता तो माननीय मुख्यमंत्री
को नहीं बनाया जाता। और भी बहुत सारे विधायक थे, लेकिन उनको अभिभावक के तौर पे बनाया गया, लेकिन उन्होंने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया अपने पुत्र मुंह में आकर के, अपने बाबूलाल सोरेन के मुंह में आकर के। तो आपको अपना घर अगर किसी को संभालने के लिए कोई दे करके गया है तो आप उसके घर में ही डाका मारेंगे, आप उसको घर में डाका डालेंगे और आप देखेंगे, ऐसा संभव तो नहीं है ना। ये डाका कौन डलवा रहा था? ये प्रदीप जी देखिए, सीधे सीधे आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि आप लोगों ने डाका डलवाने की कोशिश की, इसलिए अब चंपा सोरेन को फिर हटाना पड़ा। वो साबित हो गया ना मैडम, वो तो साबित हो गया कि किस प्रकार से। ठीक है, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। नहीं नीलम जी प्लीज। आपका नाम प्रदीप सिन्हा नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। इस 32 करोड़ रुपए आलमगीर आलम के घर से, उनके सीए के नौकर के घर से मिला, ये तो जन कल्याण का पैसा रहा होगा, बांटने के लिए रखा होगा जनता के बीच, यूं ही जेल में नहीं है। और जहाँ तक पैसा मैडम आपके बीच में टोका टोकी नहीं कर रहा था, आपके बीच में विवेक से कम से कम अच्छे सोचने दीजिए, विवेक से अच्छे सोचने दीजिए कम से कम। मैं आपके बीच में नहीं सोच रहा था कि किस प्रकार से एक राज्य को आपके बीच में नहीं सोच रहा प्रयास किया जाता है। मैंने नहीं कहा। सुन लेते हैं, देखिए उन्होंने टोका टोकी की ना, प्लीज नहीं अब सुनिए प्लीज, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुन लीजिए। चुभने लगा आपको, आलमगीर आलम का नाम लेकर चुभने लगा, तो धैर्य पूर्वक सुन तो लीजिए, क्योंकि मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, ना, मुझे तो आपको आप ही बता रहे थे कि मेरे ज्ञान का स्तर आपके जितना नहीं है। सुन तो लीजिए जरा, सुन तो लीजिए। मैं इस तरह का डिबेट नहीं करता हूँ, मैं इस तरह का डिबेट नहीं करता हूँ। या तो मैं चुप रहूंगा या फिर आप बोलेंगे तो पूरे समय मैं बोलता रहूँगा। नीलम मिश्रा जी नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं ना, जिसकी बारी उसको बोलने दीजिए ना। नीलम जी, आप इस बात को नीलम जी देखिए, फिर जब मैं आपसे सवाल पूछूंगी फिर वो आपको नहीं बोलने देंगे, फिर जब मैं आपसे सवाल पूछूंगी वो आपको नहीं बोलने देंगे, ऐसे डिबेट नहीं होगी ना प्लीज। किया था उन्होंने, तो जेल नहीं तो कहाँ जाएंगे, धर्मशाला जाएंगे क्या वो? आपके बीच में मैंने टोका टोकी नहीं किया, पूरी बात सुन लीजिए। सिर्फ एक प्रश्न में इतनी चीज मिला है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, आप बहुत ज्ञानी बैठी हुई हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि 5 लाख नौकरियां की जब बात की थी आपने, क्या उस ओर आपने कोई कदम उठाया? बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी आपने, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया छात्रों को, और उनका कहा था मुख्यमंत्री हैं कि अगर ये सब नहीं कर पाया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो जो झूठी बातें बोलकर लोगों का वोट तो ले लिया, लेकिन करना कुछ नहीं था। ऊपर से बहानेबाजी ये होती है इनकी डिबेट में, इनके पक्ष से जो लोग आते हैं कि भाई 2 साल तो कोरोना में निकल गया, कोरोना तो गैस की बीमारी थी। ठीक है प्रदीप जी से ये भी बताइए, ठीक है, ये तमाम दावे और वादे इन्होंने किए थे जो पूरे नहीं किए, लेकिन ये जो 9 सीटें हैं जिस पर अंतर बहुत ज्यादा कम रहा, वो देवघर, गोड्डा, कोडरमा, मांडू, बागमारा, जरमुंडी, सिमडेगा, नाला और जामा, ये 9 सीटें जिसमें से पिछली बार 5 सीटें आपने जीती थी। अब क्या लगता है कि ये 9 सीटें जो हैं बेहद अंतर कम था, कम अंतर से जीती गई थी, इस बार क्या स्थिति रहने वाली है इन सीटों पर प्रदीप जी? देखिए सिर्फ 9 सीटों की ही बात न की जाए, मैं समझता नहीं ये 9 सीटें वो है सर जिसमें अंतर बहुत कम था। मुझे पता है, पता है। सिमडेगा में सिर्फ 287 वोट से ही मेरे प्रत्याशी पीछे रह गए थे, जी पता है मुझे। लेकिन अब हम इस चुनाव में 81 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं अपने सभी सहयोगी दलों के साथ। अब सीट शेयरिंग भी बहुत आसानी से, जिस तरह से हमने वायदा किया राज्य की जनता से, उसी तरीके से चल रहा है। तो इंडिया अलायंस की तरह हमारा सीट अलायंस नहीं कि एक दूसरे के खिलाफ हम प्रत्याशी भी दे रहे हैं और ताल भी ठोक रहे हैं। तो हमारा संदेश है जनता को कि हम एक दूसरे के साथ इस राज्य की भलाई के लिए चुनाव लड़े हैं, और हेमंत सोरेन की जो सरकार की विफलताएं हैं जनता के बीच हम उसको रख रहे हैं। एक विषय और आपको बताना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते रहते हैं, तो संविधान की रक्षा के लिए इन लोगों ने राज्य के अंदर कुछ नहीं किया। आपको बताता हूँ कि जब नेता प्रतिपक्ष का मामला विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधीश में सब चल रहा था न्यायाधिकरण में, तो इनका एक प्ली था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी का मसला सुलझाया नहीं है अभी तक, इसलिए नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के नाते हम कई नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। तो सूचना आयुक्तों का पद आज तक रिक्त है, जहाँ 30,000 से ज्यादा आवेदन लंबित है। महिला आयोग जो एक महत्वपूर्ण विषय होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ या तो डाउरी के केसेस हो, या फिर रेप की विक्टिम हो, या फिर यौन शोषण हो कार्यस्थल पर, तो इस तरह की जो शिकायतें होती है उससे 26,000 से ज्यादा आवेदन महिला आयोग में लंबित है। लोकायुक्त जहाँ की भ्रष्टाचार की सुनवाई की जाती है, इस सरकार ने जानबूझकर लोकायुक्त की नियुक्ति इसलिए नहीं की कि भ्रष्टाचार के मामले तो आम है इनकी सरकार में, बालू लूटो, खनिज लूटो,
आए दिन जिस तरह से छूट दी हुई है लोगों को, कोयला लूटो। आपको तो मैंने उदाहरण दिया धनबाद का, सीबीआई जांच को रुकवाने के लिए ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि अगर भ्रष्टाचार के मामले आने लगे लोकायुक्त के कार्यालय में तो सरकार के लिए नई परेशानी हो जाएगी। इस पर 3 मैंने संवैधानिक संस्थाओं का आपको बताया कि किस तरह से महत्वपूर्ण मामले की अनदेखी की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये विषय भी जनहित के हैं, ऐसा नहीं कि पैसे बांट देना है कि 1,000 खाते में भेज रहे हैं आपसे वही जनहित है। कई मसले ऐसे हैं जिनसे लोग आए दिन जूझते हैं। आप देख लीजिए, आप जिस तरह से आपके जो अंचल कार्यालय है वहाँ जो भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के कुछ काम होता नहीं। ठीक है, लेकिन नीलम जी अब क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच में? तो कह रहे हैं जितने इन्होंने वायदे किए थे धरातल पर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कितनी बढ़ चढ़ के ठीक है प्रदीप जी सुन लेते हैं, प्रदीप जी कारोबार किए। ठीक है सुन लेते हैं, बताइए नीलम जी। देखिए नेहा जी, जिस तरह से प्रदीप जी बता रहे थे कि अभी सीबीआई जांच का मामला आया और ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपको पता होगा कि हम लोगों का चुनाव का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, हम लोगों का अभी भी जनवरी तक समय था। बावजूद इसके नवंबर को चुनाव रखा गया, क्योंकि यहाँ पे नवंबर को त्योहार का महीना होता है। यहाँ पे दिवाली छठ जैसा त्योहार मनाया जाता है और आपको पता होगा कि 15 नवंबर को हम लोग झारखंड स्थापना दिवस भी मनाते हैं। इतना सारा चीज होने के बावजूद भी नवंबर में चुनाव कराना इतना क्यों हड़बड़ी भाजपा को था, ये समझ से परे है। उसके ऊपर से सीबीआई जांच भी इन लोगों ने लगा दिया। तो जब चुनाव डिक्लेयर कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब यही है कि चुनाव का समय है, अभी सीबीआई जांच को रोका जाए, चुनाव एक बार हो जाने दीजिए, उसके बाद सीबीआई जांच आरंभ कीजिएगा। और सीबीआई और ईडी का किस प्रकार से प्रहार चल रहा है ये तो सब जानता है। विपक्षी दल का सत्ता जहाँ पे कायम है, जिस राज्य में किस प्रकार से नेताओं को पार्टी को परेशान किया जा रहा है, तो सीबीआई जांच से कोई नहीं रोक रहा है। हम लोगों ने आवेदन दिया है कि अभी चुनाव के समय में इस तरह का एक और डिस्टर्बेंस ना क्रिएट किया जाए। और दूसरी बात ये लगातार बताते रहते हैं कि ये आयोग का गठन नहीं हुआ, वो आयोग का गठन नहीं हुआ। अरे आप लोग तो झारखंड विरोधी शुरू से ही रहे हैं। आप लोग को अगर ये मनसा होता कि झारखंड में पहली बार एक मजबूत सरकार बना, 20 साल चलिए कौन झारखंड विरोधी है और कौन झारखंड हितैषी है, इसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जनता अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल, उसके बावजूद ठीक है, जवाब दे दूं। ठीक है प्रदीप जी 10 सेकंड है सिर्फ, मेरे को मैं वाइंड अप के टाइम पे हूँ, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हूँ। ठीक है नीलम जी प्लीज नहीं मैं एक बार रोकूं तो प्लीज रुक जाया करिए ना, ऐसे नहीं होता। नीलम जी प्लीज, उनके खाते में दिया। प्रदीप जी आप बताइए। प्रदीप जी नीलम जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज सुना ना आपको ध्यान से, आपको बहुत ध्यान से सुना। आपकी आवाज नहीं आ रही, बंद करवा दी गई। अब सुनिए आप सुनिए। प्रदीप जी बोलिए। नीलम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आपकी आवाज, मत बोलिए प्लीज। प्रदीप जी देखिए, मैं इनको ये बात बताना चाहूंगा कि ये जो अगली इलेक्शन का आरोप लगा रही है इलेक्शन कमीशन पर, इनको इतना जरूर पता होगा कि इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, संविधान प्रदत्त अधिकार है कि वो 6 महीने पहले चुनावों की तारीख तय कर सकते हैं। इसलिए रोना धोना छोड़ दें। लगता है कि अगर एक महीने इनको समय मिल गया होता तो ये 5 लाख नियुक्तियां करते थे, इन्होंने नियोजन नीति बना ली होती, इन्होंने स्थानीय नीति तय कर दी होती और इन्होंने 1932 का जो खतियान का मसला था वो भी हल कर दिया होता अगर इनको 1 महीने का समय मिल जाता। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता का फैसला सर्वोपरि होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।